नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा जारी 19 मार्च 2025 के एक गजेट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस डिफाइन किए गए हैं। इस वीडियो में यह बताया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम किन किन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होगी, इस स्कीम में एनरोल करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा और साथ ही यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किन किन स्पेसिफिक केसेस में यूपीएस बेनिफिट्स मिलेंगे और प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को यूपीएस में टैग करने के क्या रूल्स हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बनाए प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 24 जनवरी 2025 को एक गजेट नोटिफिकेशन के जरिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को नोटिफाई किया था। इन वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यह स्कीम खास तौर पर उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है जो पहले से ही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर हैं, लेकिन अब वे इस नई स्कीम यानी यूपीएस को चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगी। इसका मकसद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यूनिफाइड और स्ट्रक्चर्ड पेंशन सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके, जो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी बेहतर बनाए। तो दोस्तों, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट रूल्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम सही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन किसको मिलेगा और इसे एक्सरसाइज करने की टाइमलाइन क्या रहेगी? दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि यूपीएस का ऑप्शन किसको मिलेगा? तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। यूपीएस का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसमें पहली कैटेगरी में वो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर कवर हैं। दूसरी कैटेगरी में वो न्यू रिक्रूट्स यानी नए भर्ती हुए एम्प्लॉइज आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। इन लोगों को भी यूपीएस का ऑप्शन दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो पहले से रिटायर हो चुके हैं या वॉलंटरली रिटायर कर चुके हैं या फंडामेंटल रूल्स 56J के अंडर रिटायर किए गए हैं, और ये सब कुछ 31 मार्च 2025 तक हो चुका है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने लायक है कि फंडामेंटल रूल्स 56J के अंडर रिटायर होने का रीजन पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉई पनिशमेंट की वजह से रिटायरमेंट हुआ है तो यूपीएस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी कैटेगरी में एक और क्लॉज भी है जो कहता है कि अगर रिटायर होने के बाद एम्प्लॉई की डिमाइज यानी डेथ हो जाती है और उसने यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, तो उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को यह ऑप्शन दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज करने की टाइमलाइन क्या रहेगी? तो दोस्तों, यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए हर कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट डिफाइन की गई है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और पहले से रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए टाइमलाइन यह है कि उन्हें 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यह टाइमलाइन एक्सटेंड भी की जा सकती है। दूसरी तरफ जो न्यू रिक्रूट्स हैं जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर यूपीएस का ऑप्शन लेना होगा। इस टाइमलाइन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशन से एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन एक बार चूज करके चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर आपने यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो यह फाइनल और इरिवोकेबल होगा। आप इसको चेंज करने का ऑप्शन फ्यूचर में नहीं पाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स रिसीव करने की एलिजिबिलिटी क्या है? दोस्तों, यूपीएस के बेनिफिट स्पेसिफिक केसेस में ही मिलते हैं और ये तभी एप्लीकेबल होते हैं
जब कुछ डिफाइंड कंडीशंस पूरी की जाए। इसमें फर्स्ट कंडीशन है सुपर एन्युएशन की। अगर एक एम्प्लॉई अपनी सर्विस में 10 साल का क्वालिफाइंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद रिटायर होता है तो डेट ऑफ सुपर एन्युएशन से यूपीएस बेनिफिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन है फंडामेंटल रूल 56J के तहत रिटायरमेंट की, जो कि एक नॉन पिनल रिटायरमेंट है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉई को इस प्रोविजन के अंडर रिटायर करती है तो रिटायरमेंट की डेट से ही यूपीएस बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन है वॉलंटरी रिटायरमेंट की। अगर एक एम्प्लॉई 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो यूपीएस के बेनिफिट्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो एम्प्लॉई अपनी नॉर्मल सुपर एन्युएशन डेट तक पहुंचता। यानी अगर एम्प्लॉई अपनी सर्विस कंटिन्यू करता तो जिस डेट को वो सुपर एन्युएट होता उस डेट से बेनिफिट्स स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई एम्प्लॉई यूपीएस में एनरोल्ड होने के बावजूद सर्विस से रिजाइन कर लेता है या रिमूव्ड या डिसमिस्ड हो जाता है तो यूपीएस का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। यानी उस केस में एम्प्लॉई को यूपीएस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट की जाती है? दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस को हेड ऑफ ऑफिस डिटरमिन करता है, जहां एम्प्लॉई सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयड था। इस नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं जो ये डिफाइन करती हैं कि कौन सा पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा और कौन सा नहीं। इसमें सबसे पहला फैक्टर यह है कि क्वालिफाइंग सर्विस का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। दोस्तों, अगर एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में है और अभी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या फंडामेंटल रूल्स 56J के अंडर रिटायर किए गए हैं, तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस उस डेट से शुरू होगी जब से वो एनपीएस में एनरोल्ड होने के लिए एलिजिबल थे। वहीं अगर कोई न्यू रिक्रूट यानी नया भर्ती हुआ एम्प्लॉई 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करता है तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस उसी दिन से शुरू मानी जाएगी जब वह यूपीएस में एनरोल होने के लिए एलिजिबल हुआ था। इन सभी केसेस में एंड डेट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस उस दिन को माना जाएगा जब एम्प्लॉई सुपर एन्युएट या रिटायर होता है। दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां अनऑथराइज्ड एब्सेंस की वजह से पूरा सर्विस पीरियड काउंट नहीं किया जाता। अगर एक एम्प्लॉई अनऑथराइज्ड एब्सेंस पर रहता है और वो पीरियड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंडोन नहीं किया जाता तो पूरा पास्ट सर्विस पीरियड, जिसमें अनऑथराइज्ड एब्सेंस भी शामिल है, क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस एब्सेंस को कंडोन कर देती है तो पूरा पास्ट सर्विस पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, पर अनऑथराइज्ड एब्सेंस का पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस को लीव ड्यू और एडमिसिबल लीव से रेगुलराइज कर दिया जाता है तो पूरा पास्ट पीरियड और लीव पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं डेप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस की। अगर डेप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस के दौरान एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस में रिसीव नहीं होता तो उस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह सस्पेंशन केसेस में भी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर इंक्वायरी के बाद एम्प्लॉई को फुली एक्सोनरेट किया जाता है या माइनर पेनल्टी लगाई जाती है और सस्पेंशन को होली अनजस्टिफाइड माना जाता है तो पूरा सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंशन पीरियड को जस्टिफाइड नहीं माना जाता तो वो पीरियड तब तक क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद डिक्लेयर ना करे। इसके अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सस्पेंशन केसेस में एक डेफिनेट ऑर्डर पास करना जरूरी होता है जिसमें यह स्पेसिफाई किया जाता है कि सस्पेंशन पीरियड का कितना हिस्सा क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा और इसकी प्रॉपर एंट्री सर्विस बुक में की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव के केसेस की। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव के केसेस में भी यह डिसाइड करना जरूरी होता है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव का पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा या नहीं। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिया गया है तो वो पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा।
लेकिन अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, सिविल कमोशन या हायर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडीज के लिए लिया गया है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करने की एंट्री उसी समय सर्विस बुक में करनी जरूरी है जब लीव को ग्रांट किया जा रहा हो। अगर उस समय एंट्री नहीं की गई तो रिटायरमेंट से कम 6 महीने पहले तक यह एंट्री करना जरूरी होगा। अगर उस समय भी एंट्री नहीं की गई तो फिर वह पीरियड ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर लिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑप्शन एक्सरसाइज करने और एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है? दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनरोल करने का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अंडर होता है। इसमें हर कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करने के अलग अलग प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं जो उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर डिपेंड करता है। इसमें पहली कैटेगरी में वो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और अभी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इन कैटेगरी के एम्प्लॉयज को स्क्रीन पर दर्शाए गए फॉर्म A2 को फिल करके अपने ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी DDO को सबमिट करना होगा, जिससे वे यूपीएस ऑप्शन में एनरोल हो सके। दूसरी कैटेगरी में वो न्यू रिक्रूट्स यानी नए भर्ती हुए एम्प्लॉयज आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। इन कैटेगरी के एम्प्लॉयज अगर यूपीएस ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उनको स्क्रीन पर दर्शाए गए फॉर्म A1 को फिल करके अपने DDO को सबमिट करना होगा। वहीं तीसरी कैटेगरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं जो पहले से रिटायर हो चुके हैं या वॉलंटरीली रिटायर कर चुके हैं या फंडामेंटल रूल्स 56J के अंडर रिटायर किए गए हैं और यह सब कुछ 31 मार्च 2025 तक हो चुका है। इन कैटेगरी के एम्प्लॉयज को अपना यूपीएस ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए स्क्रीन पर दर्शाए गए फॉर्म B2 को फिल करके अपने DDO को सबमिट करनी होगी। इसी क्रम में चौथी कैटेगरी में वो केसेस आते हैं जहां रिटायर्ड एम्प्लॉई की डेथ हो चुकी है और उन्होंने यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था। इन केसेस में एम्प्लॉई की लीगली वेडेड स्पाउस को स्क्रीन पर दर्शाए गए फॉर्म B6 को फिल करके अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ DDO को सबमिट करना होगा। इन सभी फॉर्म्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन फॉर्म्स को सबमिट करने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के 2 तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑनलाइन मोड और सेकंड है फिजिकल यानी ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन सबमिशन में फॉर्म्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA पोर्टल के थ्रू सबमिट किया जा सकता है। जिस मोमेंट फॉर्म सबमिट होगा तभी CRA एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। यह एक्नॉलेजमेंट DDO को वेरीफाई करने के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। DDO अपने हेड ऑफ ऑफिस से नेसेसरी डिटेल्स लेकर CRA सिस्टम में रिकॉर्ड्स अपडेट करेगा और फिर पे एंड अकाउंट्स ऑफिस यानी PAO को ऑथराइजेशन के लिए भेजेगा। अगर ऑनलाइन सबमिशन में दिक्कत हो रही है तो फिजिकल सबमिशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिजिकल सबमिशन में फॉर्म्स को हेड ऑफ ऑफिस या DDO को डायरेक्टली सबमिट किया जा सकता है। DDO रिकॉर्ड्स को CRA सिस्टम में अपडेट करेगा और फिर PAO को ऑथराइजेशन के लिए फॉरवर्ड करेगा। दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर कोई एलिजिबल पर्सन स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना यूपीएस ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको ऑटोमेटिक NPS में कंटिन्यू किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत प्राण नंबर के टैगिंग का प्रोसेस क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हर NPS सब्सक्राइबर को दिया जाने वाला एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनरोल करता है तो उसकी एप्लीकेशन को पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ऑथराइज करता है, जिसके बाद उसका एग्जिस्टिंग प्राण नंबर UPS से टैग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में कोई नया प्राण नंबर जनरेट नहीं होता। जैसे ही PAO एप्लीकेशन को ऑथराइज कर देता है, टैगिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं UPS प्राण में कॉर्पस ट्रांसफर की। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और UPS में शिफ्ट करते हैं तो उनका पूरा इंडिविजुअल कॉर्पस उनके UPS प्राण में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह ट्रांसफर भी PAO की ऑथराइजेशन के बाद ही होता है, जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैंडल करती है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसफर अथॉरिटी द्वारा स्पेसिफाई की गई टाइमलाइन के अंदर
कंप्लीट करना जरूरी होता है ताकि समय पर फंड ट्रांसफर हो सके। तो दोस्तों, यह था पूरा प्रोसेस जिसमें प्राण टैगिंग से लेकर फंड ट्रांसफर तक की हर एक स्टेप को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन बनाया गया है ताकि यूपीएस सब्सक्राइबर्स को पेंशन बेनिफिट्स का मैक्सिमम फायदा मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के की हाइलाइट्स के बारे में। यूनिफाइड पेंशन चुनने का ऑप्शन केवल 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज के एम्प्लॉयज को मिलेगा। पहली कैटेगरी में वे एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी कैटेगरी में वे नए रिक्रूट्स शामिल हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। तीसरी कैटेगरी में वे रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं या FR 56J के तहत रिटायर किए गए हैं। एम्प्लॉई का रिटायरमेंट अगर पनिशमेंट की वजह से हुआ है तो यूपीएस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिटायर्ड एम्प्लॉई की डेथ के केस में अगर एम्प्लॉई ने यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था तो उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को यह ऑप्शन मिलेगा। एग्जिस्टिंग और पहले से रिटायर्ड एम्प्लॉयज को 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के अंदर यूपीएस का ऑप्शन देना होगा। नए रिक्रूट्स को ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर यूपीएस का ऑप्शन लेना होगा। एक बार यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद यह फाइनल और इरिवोकेबल होगा, इसे बदला नहीं जा सकेगा। 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होने पर सुपर एन्युएशन की डेट से यूपीएस के बेनिफिट्स लागू होंगे। FR 56J के तहत रिटायर होने पर रिटायरमेंट की तारीख से ही यूपीएस के बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर यूपीएस के बेनिफिट्स नॉर्मल सुपर एन्युएशन डेट तक पहुंचने पर मिलेंगे। रेजिग्नेशन, रिमूवल या डिसमिसल की स्थिति में यूपीएस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की क्वालिफाइंग सर्विस एनपीएस में एलिजिबल होने की तारीख से काउंट होगी। नए रिक्रूट्स की क्वालिफाइंग सर्विस यूपीएस में एलिजिबल होने की तारीख से काउंट होगी। अनऑथराइज्ड एब्सेंस का पीरियड अगर कंडोन नहीं किया गया तो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। अनऑथराइज्ड एब्सेंस को लीव ड्यू से रेगुलराइज करने पर पूरा पास्ट सर्विस पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। डेप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस में एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन न मिलने पर वह पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। सस्पेंशन के दौरान फुली एक्सोनरेशन या माइनर पेनल्टी पर पूरा सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। सस्पेंशन जस्टिफाइड न होने पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिक्लेरेशन के बिना वो पीरियड काउंट नहीं होगा। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेने पर वो पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। सिविल कमोशन या हायर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडीज के लिए ली गई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव को अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर सकता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करने की एंट्री सर्विस बुक में लीव ग्रांट के समय करना जरूरी है। रिटायरमेंट से कम 6 महीने पहले तक सर्विस बुक में एंट्री न होने पर वह पीरियड ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाएगा। स्पेसिफाइड टाइमलाइन में यूपीएस ऑप्शन एक्सरसाइज न करने पर एम्प्लॉई को ऑटोमेटिक एनपीएस में कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हर जरूरी पहलू को कवर किया है और यह जाना कि किन एम्प्लॉयज को यूपीएस का ऑप्शन मिलेगा, यूपीएस का ऑप्शन एक्सरसाइज करने की टाइमलाइन क्या होगी, यूपीएस में एलिजिबिलिटी और क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जरूरी रूल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही अगर आपके मन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम या किसी भी गवर्नमेंट रूल से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।